फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये बाकी दूसरी जो चीज़ें हम आगे सीखेंगे क्लासेस या स्ट्रक्चर्स, उनमें हमारे काफ़ी काम आएगा। तो शुरू करते हैं। फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस आपके पास जैसे सेट होते हैं, सेट के सबसेट होते हैं, उसी तरीके से फंक्शन क्या है? एक प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है, एक छोटा इंडिपेंडेंट हिस्सा है जो अपने आप में एक कार्य करने में सक्षम है, विच कैन परफॉर्म अ टास्क, जो कि टास्क जो होगी वो कोडिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे पास स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। क्या प्रिंसिपल पूरे स्कूल का काम खुद करते हैं? नहीं, वो अलग अलग इंचार्ज बनाते हैं और सबको उनका काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं, बांट देते हैं। जैसे हमारे पास हिंदी के टीचर होंगे, इंग्लिश के टीचर होंगे, प्राइमरी के टीचर होंगे, मैथमेटिक्स के टीचर होंगे, आपके पास कंप्यूटर के टीचर होंगे। तो सबको प्रिंसिपल ने काम डिवाइड किया है। सब टीचर्स अपने अपने जो काम के अनुसार अपनी अपनी क्लासेस को पढ़ाते हैं और स्कूल के जो दूसरे कार्य हैं उनको पूरा करवाने में प्रिंसिपल की मदद करते हैं। और सबके सब किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से सबको जब भी प्रिंसिपल जो काम देते हैं उसके काम करने के बाद रिपोर्टिंग किसको होती है? प्रिंसिपल को होती है। तो इस तरीके से पूरा स्कूल जो है एक स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से काम करता है। तो उसी तरीके से एक प्रोग्राम जो है आपके पास काफ़ी, अगर एक बड़ी प्रॉब्लम है, टास्क है, तो एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम जो है उसे एक ही जगह मेन में लिखने की बजाय बेहतर है कि उनके अलग अलग कामों के अकॉर्डिंग उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए और हर टुकड़ा, हर फंक्शन अपने आप में अपने काम को करने में सक्षम है। और मेन फंक्शन को जब भी उस काम की आवश्यकता हो वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, बुलाएगा कि आप ये काम कीजिए, और वो फंक्शन अपना काम वहाँ पूरा कर देगा। तो ये था एक उदाहरण आपके पास फंक्शंस को लेके। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। सब प्रोग्राम हमने बताया। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। क्या एक डॉक्टर आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से चेक कर पाएगा? नहीं। हमें अगर आंखें चेक करवानी है तो हम आईज डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमें अपने दांत चेक करवाने हैं तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। और पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स में अलग अलग कैटेगरी के जो डॉक्टर्स हैं, अगर हमें ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो हम पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो इस तरीके से हर काम को, पूरे हेल्थ चेकअप को अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है और हर यूनिट का अपना एक काम है जिसे वो पूरा करेंगे। तो ये थे फंक्शंस आपके पास। फंक्शन को कंसेप्चुअली समझना। अब फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हम मेन फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शंस में, सब पार्ट्स में, सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करें? पहली चीज़, ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है और रिडंडेंसी को घटाता है। रीयूजेबिलिटी का मतलब, मान लीजिए आपके एक प्रोग्राम में आपको एरिया निकालना है सर्कल का, तो आप एक जगह कोडिंग लिख सकते हो πr², क्लियर? लेकिन अगर आपको यही काम पूरे प्रोग्राम में कम से कम 5-6 बार करना है, तो क्या हर बार आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे और स्टेटमेंट को लिखेंगे? अगर स्टेटमेंट, ये तो सिंगल स्टेटमेंट है, तो आसानी से आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई एक 3 या 4 स्टेप की स्टेटमेंट्स हैं और वही काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो उसे बार बार उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करने से अच्छा है, उसकी डुप्लीकेसी करने से अच्छा है, उसे एक फंक्शन के तौर पे हम अलग से एक यूनिट बना दें और जब भी मेन फंक्शन को वो काम करवाना है तो वो उस यूनिट को कॉल कर लेगा। तो ये आपका मेन, जब भी आपको ये उसको जो है आपके पास फंक्शनलिटी, इस कार्य की जो आवश्यकता होगी वो इसे कॉल करेगा और आपका फंक्शन अपना काम कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा रहेगा आपके पास, जहाँ पे आपके पास एक सेट ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है, उसे फंक्शन में बदल देना। दूसरा क्या हमारे पास इसका फ़ायदा हो सकता है? मेक कोड मॉड्यूलर। हमने कहा एक बड़ी टास्क को, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास फंक्शन 1, ये आपके पास फंक्शन 2, ये आपके पास फंक्शन 3, और ये आपका मेन फंक्शन ने F1 को कॉल करके काम करवाया, फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 3 को कॉल किया। इस तरीके से वो काम करवा सकता है। अब अगर कहीं इसमें कहीं एरर आता है यहाँ फंक्शन 1 में, तो पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बजाय हम सीधा इसे देख सकते हैं। तो ये मॉड्यूलर अप्रोच प्रोग्राम को सिंपल भी बनाता है, पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी भी बनाता है, और हमारे पास एरर डिबगिंग, एरर ढूंढने में भी आसान करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बेनिफिट है, वो बेनिफिट हमारे पास रहेगा फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब डिटेल छुपा देना और आपके पास जो आवश्यक चीज़ें हैं बस उन्हीं को दर्शाना। हाँ, तो बिल्कुल
मेन फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, सीधा फंक्शन को कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को। उसे नहीं पता फंक्शन 1 कैसे काम करेगा, बस उसे क्या चाहिए, रिजल्ट। तो ये क्या रहेगा, यहाँ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड हुई कि इसकी अंदर की जो डिटेल्स हैं वो हिडन है, छुपी हुई हैं, और बाकी वो बाहर आपको अवेलेबल नहीं है। आपके पास अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की, और जितनी आवश्यकता है उतने की। तो ये थे आपके पास फंक्शंस को इस्तेमाल करने के फ़ायदे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास रहेगा इसमें वो है कि क्या हर प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है, बिना फंक्शंस के हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सोचिए, अब तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है वहाँ हमने बिना प्रोग्राम में एक फंक्शन ज़रूर रखा है। कौन सा था वो फंक्शन, याद आया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, मेन फंक्शन की। तो एक फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक छोटी सी कोडिंग है जो इंडिपेंडेंट है, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। वो तभी काम करेगी जब उसको कॉल किया जाएगा। और हमें पता है ही कि हर फंक्शन, हर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तरीके के हैं, पहला है लाइब्रेरी फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो पहले से हमारे पास हेडर फाइल्स में बनाकर दिए गए हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैलकुलेशंस में या प्रोग्रामिंग में हमें मदद मिल सकती है। दूसरी टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो फंक्शन यूजर बनाता है, जैसा हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके आवश्यकता के अनुसार ये फंक्शन बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी फंक्शंस को यानी बिल्ट इन फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रामर जो है लाइब्रेरी फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता है डायरेक्टली, उसे उनकी कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो क्या, सिर्फ उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने की, यानी जिस हेडर फाइल में वो दिया गया है उस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड लिखे करेंगे और उस फंक्शन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारे पास हमने एक छोटा सा यहाँ फंक्शन math.h, मैथमेटिक हेडर फाइल, यहाँ C++ हमें मैथमेटिक हेडर फाइल जो है वो प्रोवाइड करवाती है। मैथमेटिक हेडर फाइल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम इस्तेमाल, जो फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी प्रोग्राम में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, math.h हेडर फाइल में आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है स्क्वायर रूट, जो कि डायरेक्टली क्या करता है, आपके पास जो वैल्यू आप इसकी ब्रैकेट्स में लिखोगे उस वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 4 एग्जीक्यूट होगी तो उस एग्जीक्यूशन के बाद सी को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2। इसी तरीके से एक और फंक्शन हम डिस्कस करते हैं, math.h हेडर फाइल का ही है ये हमारे पास पावर, यानी a की पावर b आप कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, पावर a, b। इसमें ब्रैकेट्स में हम दो वैल्यूज देंगे, पहली वैल्यू वो होगी जो बेस होगी, b दूसरी वैल्यू वो होगी जो कि पावर में जाएगी। तो यहाँ पर पावर 3, 2 का मतलब है 3 रेज़ टू द पावर 2। इसका आंसर आपके पास क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद d की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। तो ये दोनों फंक्शन, इसके अलावा बहुत सारे साइन, कोसाइन, लॉग, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन, ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शंस हमारे पास हेडर फाइल्स में दिए हुए हैं। जस्ट आप अपनी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में टॉप जहाँ हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वहाँ इंक्लूड कीजिए और फंक्शंस को डायरेक्टली इस्तेमाल कीजिए। आइए एक छोटा सा कोड हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ किया #include math.h, मैथ फंक्शंस के लिए iostream.h, फिर हमने बनाया हमारा void main फंक्शन, int a रिजल्ट a, और रिजल्ट हमने दो वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद हमने कहा एंटर द नंबर, सी इन a की वैल्यू आप एंटर कीजिए। इसके बाद हमने किया यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, यहाँ हमने स्क्वायर रूट a कौन सी हेडर फाइल का फंक्शन यूज़ किया है, math.h, तो इसकी कोडिंग हमें यहाँ पर नहीं लिखनी पड़ी है। और आउटपुट में हमने दिया /n न्यू लाइन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एंटर नंबर इज, एंटर किए गए नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये रिजल्ट में हमने वैल्यू जो थी स्टोर की थी, तो वो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू हमने डिस्प्ले कर दी। तो आइए इसकी आउटपुट कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी ये स्टेटमेंट, एंटर दी नंबर, हमने नंबर एंटर किया 25, फिर आया आपके पास रिजल्ट स्क्वायर रूट a एग्जीक्यूट हो गया, a का जो है 525 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट, यानी प्रिंट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ एंटर नंबर इज, स्क्वायर रूट ऑफ एंटर नंबर इज, कितना रिजल्ट आएगा 5, यस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो इस तरीके से हम जो फंक्शंस हैं पहले से इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन तक
स्टार्ट करने से पहले आप आज बिल्ट इन फंक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपकी हेडर फाइल में कौन कौन से दूसरे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।